हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए रे ऑप्टिक्स में उनका आज लेकर के आए लेक्चर नंबर 19, जिसमें कि आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं प्रिज्म का। क्या है इसके पीछे की फिजिक्स, क्या है फिनोमिना इस फिजिक्स का इसके पीछे। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या है। देखिए, प्रिज्म एक ऐसी शेप है, ध्यान से समझेंगे। प्रिज्म एक ऐसी शेप है कि अगर बहुत कंफ्यूजिंग बात है, देखिएगा कि अगर कोई भी शेप हमने ऐसे बना दिया, मान लीजिए ट्राइंगल बना दिया, तो जैसा इसका बॉटम है, अगर इसके वर्टेक्सेस को सेम इसी तरह से इसके वर्टेक्सेस को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब एक ऐसी शेप कि जिसका बॉटम और टॉप दोनों एक जैसे हों। क्या बेटा? बॉटम और टॉप मतलब आधार और शीर्ष दोनों कैसे हों? एक जैसे हों। तो ऐसी जो हमारी कुल मिलाकर के ऐसी जो शेप है, ऐसी जो आकृति है, वो प्रिज्म कहलाती है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, प्रिज्म ये कैसा प्रिज्म है? तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। अब आप मान लीजिए कि कोई मान लीजिए इस तरह से प्रिज्म बना रहे हैं, ये कुछ इस तरह का प्रिज्म। देखिए, जैसा इसका बॉटम है, जैसा इसका क्या है बॉटम है, वैसा ही इसका टॉप है। इसको देखिए ना, जैसा इसका ये देखिए ये जैसा इसका क्या है बॉटम, वैसा ही इसका क्या है टॉप है। तो ये भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म से अभिप्राय मेरा सिर्फ इस बात से है कि प्रिज्म एक ऐसी आकृति है कि जिसका आधार और शीर्ष दोनों एक तरह के होते हैं। ठीक है ना? अब ये बहुत तरह का हो सकता है कि त्रिभुजाकार हो सकता है, चतुर्भुजाकार हो सकता है, फिर त्रिभुज में भी समबाहु का हो सकता है, विषमबाहु, तमाम तरह का हो सकता है, समकोण का हो सकता है। अब इस तरीके चतुर्भुज वाला ले लिया मान लो, तो चतुर्भुज वाले में भी ऐसा सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि मान लीजिए चतुर्भुज में नीचे वर्ग हो सकता है, नीचे आयत हो सकता है। ये देखिए ऐसा बना दिया गया, ये देखिए ये भी एक तरीके का प्रिज्म है। देखिए, जैसा इसका बॉटम है वैसा इसका टॉप। ठीक है? तो प्रिज्म से हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसी शेप कि जिसका बॉटम एंड टॉप जो होंगे वो सेम होंगे। और हमें जो अपनी क्लास 12th में प्रिज्म पढ़ना है वो ट्राइंगुलर प्रिज्म पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? अभी ट्राइंगुलर प्रिज्म पढ़ना है। मतलब एक ऐसा प्रिज्म की स्टडी करने जाएंगे कि जिसका बॉटम भी ट्राइंगुलर होगा और टॉप भी क्या होगा? ट्राइंगुलर शेप का होगा। ध्यान से समझें इसको। तो अगर प्रिज्म आपने समझ लिया हो तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाएं। देखिए, प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमने एक पेंटागन बना दिया, मान लीजिए एक हमने क्या बना दिया? पंचभुज बना दिया। तो ये इसका क्या हुआ? ये हुआ इसका कहीं ना कहीं, ये इसका हुआ जा करके बॉटम। अब इसी तरीके का इसका टॉप बना दीजिए। आप देखिए, ये देखिए, अभी हम इसी तरह का सेम बना देंगे। ठीक है? और फिर इनको कंबाइन करा दिया जाए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि जैसा इसका बॉटम है वैसा इसका टॉप है। ये भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म एक ऐसी शेप है कि जिसका बॉटम एंड टॉप दोनों कैसा हो? सेम हो। इसे हम प्रिज्म कहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं, हमें अपनी क्लास 12th में जो प्रिज्म पढ़ना है वो ट्राइंगुलर प्रिज्म पर बेसिक डिस्कशन करना है। मतलब एक ऐसा प्रिज्म, देखिए एक ऐसा प्रिज्म ये आपके सामने बना हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हम प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे कि गौर करेंगे, ये हमारा प्रिज्म है। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए, अगर इस प्रिज्म को ऐसे उल्टा कर दिया जाए, आपने लैब वगैरह में अगर देखा होगा तो ऐसा ही प्रिज्म रहता है। अरे प्रिज्म में जो प्रिज्म हमको पढ़ना है ना, इसमें
तीन आयताकार प्लस दो त्रिभुजाकार सरफेसेस होती हैं। तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार। देखिए एक आयताकार सरफेस ये हो गई, एक आयताकार सरफेस ये हो गई, एक आयताकार सरफेस ये हो गई, एक त्रिभुजाकार ये, और एक इसके पीछे वाली। तो आपने देखा कि इसका टॉप एंड बॉटम, अगर इसको इसे ऐसे रख दिया जाए तो इसका टॉप भी ट्राइंगुलर है और बॉटम भी कैसा है, ट्राइंगुलर है। आपने देखा कि एक ऐसी शेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार सरफेसेस हैं, और उसका नाम हमने क्या दे दिया, प्रिज्म दे दिया। अगर हम इसका फ्रंट बनावे प्रिज्म का, ध्यान से देखेंगे, ये केवल फ्रंट आगे का पोर्शन ये बना दिया, ठीक है। तो हम इसकी सहायता से, मतलब जो प्रकाश किरण लाएंगे तो प्रकाश किरण देखिए इस आयताकार सतह पर आती है। इसके बाद जो भी होगा, विचलन होगा, जो भी अपवर्तन वगैरह होगा, इसके बाद होगा। तो हम अगर सीधा केवल फ्रंट सरफेस बना लें तो भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसको फिर से समझेंगे। हमने आपको बताया कि प्रिज्म क्या है, एक ऐसी शेप है, एक ऐसी शेप के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है, ठीक है। देखिए ये हमारे सामने ये हमारे सामने एक शेप बना दी गई है। देखिए इसका, देखिए ये फ्रंट और ये देखिए, अगर इसको इसे पलटा कर रख दिया जाए तो ये टॉप और क्या हो गया, बॉटम। ये हमारा प्रिज्म है, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार सरफेसेस हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइट रे के ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे कि एक ऐसी शेप, फिर से बता दे रहे हैं, कि जिसका टॉप एंड बॉटम क्या हो, सेम हो, वो हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। अगर हम इसकी केवल फ्रंट पोजीशन बनावें, ये इसका फ्रंट बना लिया ट्राइंगुलर, जो ये फ्रंट है, ये याद रहे, खाली यही मत समझना कि प्रिज्म वही है जो तुम्हारी बुक में बना हुआ है, ठीक। ट्राइंगुलर प्रिज्म ट्राइंगुलर भी हो सकता है, और ट्राइंगुलर में भी तमाम टाइप्स का हो सकता है कि ये आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, तमाम तरह का हो सकता है। प्रिज्म रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर में भी तमाम रेक्टेंगुलर टाइप के, स्क्वायरल शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रिज्म आपका पेंटागोनल, हेक्सागोनल, तमाम तरह के होते हैं। कुल मिलाकर के बेस और टॉप सेम हो तो ऐसी जो डिवाइस होती है, ऐसी जो तुम्हारी शेप होती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिज्म। अगर हम ध्यान दें, इसका नाम दे दिया हमने ए, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी, इसका नाम दे दिया सी। ये कांच का बना हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, विरल माध्यम में, और एक ऐसे माध्यम, रेयर मीडियम में, ऐसे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक क्या है, N1। और ये जो बना है कांच का, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन, इसका अपवर्तनांक क्या हुआ, N2। एक लाइट रे लाए, श्वेत प्रकाश किरण लाए, ठीक ना, यहाँ आकर के टकराती है लाइट रे। अब ये लाइट रे लाए हैं तो विरल से कहाँ जा रही है, सबसे पहले तो अभिलंब ढूंढो। अभिलंब ये हो गया इसका, ये अभिलंब हो गया इसका, नॉर्मल। देखिए सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। तो प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब, अपवर्तन की थ्योरी क्या कहती है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। देखो अभिलंब की तरफ झुक गई, और यहाँ पर भी एक इस सरफेस पर आ रही, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। अब ये अभिलंब हो गया तो प्रकाश किरण अब की बार कहाँ जा रही है, देखिए सघन से इधर फिर माध्यम, ये एयर ही है, विरल माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, N1। गौर करें कि अगर प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल में, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये रहा हमारा प्रिज्म में जो अपवर्तन की घटना घटित होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर प्रकाश किरण की बात, जो प्रिज्म आपके सामने बना हुआ है, ये प्रिज्म नहीं, केवल प्रिज्म का फ्रंट पोजीशन है बनी हुई है, और ये प्रकाश किरण हमने इंसिडेंट कराई, लाए प्रकाश किरण, विरल से कहाँ ले गए, सघन में, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर प्रकाश किरण कहाँ ले जाएंगे, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए ये तुम्हारी आपतित किरण है, ये तुम्हारी कौन सी किरण है,
आपतित किरण। ठीक है बेटा, और ये तुम्हारी कौन सी किरण है? ये तुम्हारी है बच्चों निर्गत किरण। कौन सी किरण है बेटा? निर्गत किरण। गौर से देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ जो कोण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है इसको आर कहते हैं, और इसको हमने कह दिया R1। और ये जो बाहर निकल रहा कोण इसको हमने क्या कह दिया? ई। और यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है इसको हमने कह दिया R2। क्या कह दिया? R2। एक चीज गौर करें पहले, अगर इस प्रकाश किरण का विचलन ना होता, मतलब ये प्रकाश किरण मुड़ती नहीं, सीधे जाती तो कुछ इस प्रकार जा रही होती, कुछ इस प्रकार जाती, ठीक। लेकिन जा ऐसे रही है, देखिए ऐसे जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बात देखिए, अगर प्रकाश किरण सीधे जाती तो ऐसे जा रही है, और जा कैसे? अगर ये विचलन ना होता तो ऐसे जाती सीधे निकल के प्रकाश किरण ऐसे निकल के जाती। लेकिन देखिए ऐसे जाना चाहिए, जा ऐसे रही है, तो इसके बीच जो ये वाला कोण बन रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं विचलन कोण। क्या नाम देते हैं? विचलन कोण। क्या नाम देते हैं बच्चों? विचलन कोण। और इसको प्रदर्शित काहे से करते हैं बेटा? डेल्टा से। काहे से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझें इस बात को कि ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म में 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार जो सतहें हैं, इनसे जो त्रिभुज बन रहा है इस तरह के त्रिभुज को हम पढ़ रहे हैं। इसका फ्रंट बना लिया। प्रिज्म कहाँ रखा हुआ है? तो विरल माध्यम में रखा हुआ है। प्रिज्म स्वयं कांच का बना हुआ है, इसलिए स्वयं में वो एक तरीके का सघन माध्यम हुआ। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1। अगर कोई प्रकाश किरण हम आपतित करा रहे हैं, कहाँ से? विरल से सघन में, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए प्रकाश किरण लाए, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक गई। फिर से प्रकाश किरण लाए, यहाँ से सघन से विरल जा रही तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमने क्या किया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है? आई है। बाहर निकल रही है किरण तो इसको हमने ई कह दिया, निर्गत कोण कह दिया। और ये अपवर्तन कोण है तो इसको R1, और इधर वाले कोण को हमने क्या मान लिया है? R2 मान लिया है। बाद में समझेंगे इसको भी, ठीक ना? मान लिया गया है, ठीक है। और अगर ये प्रकाश किरण सीधे जाती तो ऐसे जाती, जा ऐसे रही है, मीन्स इसे हम लोग नाम देते हैं कि ये प्रकाश किरण ऐसे जाती, अगर जाती तो अगर ये विचलन ना होता, अपवर्तन की घटना न घटित होती, जा ऐसे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रकाश किरण का क्या हो गया? विचलन हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो इतना आपने बेसिकली जरूर समझ लिया होगा। अब हम इसके लिए मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। जरा गौर से देखें इसको। अगर हम बात करें सिर्फ इतने की, अगर हम इतने की बात करें, ये और ये देख पा रहे हैं, ये और ये, इधर वाला एंगल तो हमारा आई है। गौर से देखें, बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। और इधर देखिए ये कुछ ऐसे डिवाइड है, तो इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया है? R1। देखिए हम जानते हैं कि ये और ये, ठीक है ना, ये और ये, देखिए तो ये वाला एंगल कितना है आपका? आई है। और इधर वाला ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आई तो ये भी क्या होगा? आई होगा। अगर इसको हम कह दें कि ये क्या है? x है, तो हम कह सकते हैं कि I बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस R1। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि I माइनस ये R1 है ना, तो इधर माइनस में लिया हो, बराबर कितना आ जाएगा? x। मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकली? I माइनस R1। तो ये वैल्यू कितनी निकल आई है? ये वैल्यू कितनी निकल आई है? ये निकल आई है I माइनस R1। ध्यान से समझें, कितनी वैल्यू निकल आई बेटा? ये वैल्यू निकल आई है, ये वैल्यू निकल आई है। देखो हम इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं, क्या निकल आई है? I माइनस R1। सिमिलरली इसी तरह इधर वाले को देख लीजिए, ये और ये, इधर वाला एंगल आपका E है तो ये भी पूरा क्या होगा? E होगा। बट अफसोस कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये ऐसे है, तो इधर वाले एंगल को हमने क्या कह दिया? इधर वाले एंगल को क्या कह दिया? R2। तो ये एंगल तो हमको पता नहीं, इसको क्या मान लिया? Y मान लिया।
तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा देखो, y प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा E। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा E, और प्लस वाला R2 कहाँ में ले आओ, माइनस में ले आओ। तो ये जो तुम्हारा एंगल ये वाला निकल के आया है बच्चों, ये इसको गौर से देखो क्या निकल के आया है, E माइनस R2। ठीक है, कैसे निकल के आया है थोड़ा चित्र में हम ऐसे दर्शाए दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये गड़बड़ ना करे, मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा फिगर बना रहे। इस थ्योरी के थ्रू, मतलब शीर्षाभिमुख कोण की थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, I माइनस R1, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, E माइनस R2। अगर आपको इतने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे बढ़ें। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा और कर दीजिए। इस कटान बिंदु का नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, और इसका नाम दे दिया R, और इसका नाम दे दिया S। ध्यान से समझना। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम इन दोनों फिगर को हटा करके आगे, क्योंकि जगह कम है इसलिए हमको इसी में कवर करना है। जरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। अब हम ले रहे हैं एक त्रिभुज, देखेंगे त्रिभुज P Q S। त्रिभुज P Q S पहले बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज P Q S कुछ इस तरह का है। चलिए और बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको आराम से दिखाई पड़े। ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये आपका S है। देखिए ये त्रिभुजाएं बनाया है ये। तो ये जो Q है ना, ये इसको देखो, ये कौन सा एंगल है, ये है I माइनस R1, और ये जो तुम्हारा ये वाला एंगल है ये कितना है, ये है तुम्हारा E माइनस R2। ठीक है बेटा। अब देखिए ये एंगल, तो ये वाला एंगल बताया गया है ये कि ये विचलन कोण को काहे पे दिखाते हैं बच्चों हम लोग, विचलन कोण को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से। तो एक चीज देखो कि जो तुम्हारा डेल्टा है, कोण डेल्टा, त्रिभुज PQS का बहिष्कोण, एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण की प्रमेय क्या होती है कि जो बहिष्कोण होता है ना त्रिभुज का, वो अपने से बगल वाले अंतःकोण को छोड़ दो, शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर। बहिष्कोण कितना है तुम्हारा, डेल्टा, बराबर ये अंतःकोण छोड़ दो, ये क्या है I माइनस R1, ये अंतःकोण क्या है E माइनस R2। बहिष्कोण का नियम है कि बहिष्कोण जो होता है अपने से बगल वाले अंतःकोण को छोड़ दो तो शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा निकल के आया है वो I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, ये आपका डेल्टा की वैल्यू निकल के आई है। इसका आगे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको इतना कैलकुलेशन ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर इतनी कैलकुलेशन आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूँ बताने का कि अगर ये एंगल I है तो ये आपका R1 है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका I माइनस R1 हो जाएगा। ये आपका R2 है, ये E है, तो ये वाला हो जाएगा E माइनस R2। किस थ्योरी के हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरी के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण की थ्योरी के हिसाब से। इसके जस्ट पहले हमने फिगर बना करके आपको बाकायदे समझाने का प्रयास किया है, खूब प्रयास किया है त्रिभुज वो फिगर बना करके। इसमें देखेंगे फिर हमने क्या किया, इतना ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण की प्रमेय क्या है कि अपने बगल वाले अंतःकोण को छोड़ दो, शेष दोनों अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बहिष्कोण बराबर होता है। आई होप कि आपको इतनी कैलकुलेशन जरूर समझ में आ गई होगी। आप इसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट करें। आई होप कि आपका इतना नोट हो गया होगा। आप सभी लोग आगे देखें तो इस इक्वेशन को मैं संभाल करके उधर लिखे लेता हूं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो डेल्टा बराबर क्या है, I प्लस E, और माइनस, देखिए माइनस कॉमन ले लें, माइनस R1 माइनस R2, तो माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2। प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने डेरिवेशन किया जा रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो इस इक्वेशन को मैंने संभाल कर उधर लिख लिया। आइए मैं इधर इसको हटा देता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उतना मैंने लिख लिया। अब देखिए मैं अगर चतुर्भुज ले लूँ, ध्यान से समझना, क्वाड्रिलेटरल,
चतुर्भुज कितना, ए क्यू आर एस में, चलो बना लेते हैं, ये देखें, ये ए है और ये क्यू है और ये आर है और ये क्या है बेटा, एस है। दिमाग लगाओ, ये तो ए एंगल हो गया, देख क्यू, ये जो देख रहा है ना, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, तो श्योर कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये क्या है, इसको आप जरा ध्यान से देखें, ये आपका क्या है, ये वाला, ये भी आप देख रहे होंगे कि ये एंगल भी भाई अभिलंब है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और आप इस बात को जरा ध्यान से समझें, ये आपका क्या है, एंगल आर, तो ये आपका एंगल आर। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है बेटा, आप सभी जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो ये क्या है आपका एंगल ए प्लस 90 प्लस फिर क्या है एंगल आर प्लस फिर क्या है एंगल 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान से देखें, तो एंगल ए प्लस एंगल आर, 90 90 180 प्लस वाला क्या हम ले जाओ, माइनस 360 माइनस 180 क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल आर बराबर 180। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लो, अगर देखो इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, देखिए ये एंगल क्या है तुम्हारा बेटा R1 और ये एंगल क्या है बेटा तुम्हारा एंगल R, और प्लस ये एंगल क्या है तुम्हारा एंगल R2, ठीक है। तो बराबर कितना होगा 180। ए भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये त्रिभुज तुम्हारा देखो क्यू आर एस, ये एंगल R1, ये एंगल R2, ये एंगल R, तो यहाँ से एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 180, और प्लस वाला R1 का हम ले आओ माइनस, प्लस वाला R2 का हम ले आओ माइनस, तो यहाँ से एंगल R कितना आएगा, देखिए एंगल A प्लस ये क्या है एंगल R है, एंगल R उठा करके यहाँ रखिए तो कितना आ जाएगा 180 माइनस R1 माइनस R2, R की जगह रखा और बराबर कितना है बेटा 180। 180 से 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा एंगल A इज इक्वल टू क्या बच रहा है माइनस R1, सॉरी एंगल A माइनस वाला R1 का हम ले आओ प्लस R1, माइनस वाला का हम ले आओ प्लस R2, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको भी लिख लिया जाए यहाँ पर कि एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इतनी कैलकुलेशन भी आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप की जा रही है, बहुत सिस्टमेटिक आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पूरा प्रयास किया जा रहा, पूरी कोशिश की जा रही कि एक भी कैलकुलेशन आपकी इनसिस्टमेटिक ना हो, पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाते जाएं, अपनी नोट्स कंप्लीट करते जाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो इसको भी आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे की कैलकुलेशन की तरफ मूव करता हूँ। ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। देखें, अगर मैं बात करूं, एक इक्वेशन ये मैंने बना ली थी, एक इक्वेशन ये बना ली थी, इन दोनों इक्वेशंस पर मैं काम करूंगा और फिर कुछ अचीव कर लूँगा, वो आप ध्यान से समझें। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू देखूं तो क्या है I प्लस ई माइनस ये क्या है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है A है, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया एंगल A रख दिया। एक चीज़ आप देखें, लेक्चर नंबर 17 में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया लेक्चर नंबर 17 में, कि जब न्यूनतम विचलन, देखिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक, ये आपका विचलन कोण है और ये आपका आपतन। विचलन कोण देखिए ये इस तरह ग्राफ होता है, इस बिंदु पर जरा विचार करिए, इस बिंदु पर कहा जाता है कि जब विचलन न्यूनतम होता है, न्यूनतम एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, मिनिमम डेविएशन के केस में न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या पाया गया, जरा ध्यान से देखना
ये पाया गया है। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 17 में और सरफेस से लेके बताने का प्रयास किया, फिर भी आप देख लीजिए ध्यान से, लेक्चर नंबर 17 में जरूर देख लीजिएगा, मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है। देखिए डेल्टा का मान आपके सामने, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक बात है कि जो आपका आई होता है ये बराबर किसके होता है, ई के, और जो R1 होगा ये बराबर किसके होगा, R2 के होगा। एक्सपेरिमेंटली इस बात को सदैव ध्यान में रखना है आपको। आप लेक्चर नंबर 17 देखेंगे तो इस बात को मैंने उसमें बहुत ठीक से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। ठीक, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में I बराबर किसके होता है, ई के, और R1 बराबर किसके होता है, R2 को उठा करके रखिए। न्यूनतम विचलन कहा, तो विचलन तो है अब, लेकिन न्यूनतम तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, M बराबर I प्लस ये क्या है बेटा, ई की जगह क्या रख दिया जाएगा, I माइनस ए। देखिए तो डेल्टा M बराबर आई का आई 2i माइनस ए, माइनस वाला का M लिया प्लस, डेल्टा M प्लस ए बराबर 2i, गुणे वाला का M लिया बटे में, तो डेल्टा M प्लस ए बटे 2 बराबर कितना हो गया, I। कहीं ना कहीं ये I की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस डेल्टा M अपॉन 2। और भी एक चीज़ है कि R1 बराबर किसके है, R2 के, तो हमने मान लिया कि जो R1 बराबर R2 है इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर मान लिया है, R के बराबर मान लिया है। कुछ भी मान लो, R1 भाई R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, और वो जो वैल्यू है हमने उसको क्या मान लिया, R, तो यहाँ पर उठा के रखेंगे आप, तो एंगल A इज इक्वल टू ये आएगा, R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है। देखो R1 बराबर R2 है, तो वैल्यू क्या मान ली इसकी कि R है, तो R है, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या निकल आया है आपका, एक R का यार 2R, A और गुणे वाला 2 का हम लिया बटे में बराबर कितना आ गया, R, तो कहीं ना कहीं R की वैल्यू क्या आ गई, A/2। आई होप कि आपके पास I की वैल्यू आ चुकी है और आपके पास R की वैल्यू आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपने पूरा प्रिज्म का जो फिनोमिना है उसके लिए आपने फतह हासिल कर ली है। जो आपको अब काम करना है वो स्नेल का नियम अप्लाई करना है। मैं इसको हटा करके स्नेल का नियम अप्लाई किए दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। अगर आप इसमें स्नेल का नियम लगा दें, स्नेल के नियम से अपने स्टाइल में स्नेल का नियम लगाना है। ये क्या है, देखो यहाँ का पूर्णांक n1 गुणे आपतन कोण क्या है, देखिए I, तो इसकी जगह क्या हो जाएगी साइन I बराबर, यहाँ का अपवर्तनांक क्या है n2 गुणे ये यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या है, देखो R1 है, लेकिन इस R1 और R2 की वैल्यू क्या है, देखो बेटा R ही है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो n1 गुणे साइन और ये क्या है I, तो I की वैल्यू कितनी है, देखो I की वैल्यू है a प्लस डेल्टा M बटे 2, n2 ऐसे रहेगा, ठीक, और ये तुम्हारा साइन R होगा, तो साइन R की वैल्यू क्या है बेटा, R की वैल्यू है a/2, तो क्या आ गया, देखिए ये आ गया साइन a प्लस डेल्टा M बटे 2 बटे गुणे वाला बटे में लिया, तो ये हो जाएगा साइन a/2 बराबर n2 और गुणे वाला क्या में लिया बेटा बटे में, ठीक। इसको हटा दिया जाए, पूरा आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वैसे फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए हम फिगर ही हटा दे रहे हैं, अब फिलहाल फिगर की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। देखेंगे इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, देखिए तो क्या आ गया फार्मूला बेटा, ये आ गया है n2 बटे n1 बराबर क्या है साइन a प्लस डेल्टा M बटे 2 बटे साइन a बटे 2, ठीक है। अब देखें ज़रा ध्यान से, अब देखें ये n2 जो था फिगर आपके पास कॉपी में बना हो, उसमें देखिए n2 था सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ये किसका अपवर्तनांक था, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। n1 क्या था, n1 था विरल माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश किरण कहाँ जा रही थी, विरल से सघन में, ध्यान रखिएगा विरल से कहाँ जा रही थी, सघन में, तो जहाँ जाएगी उसका अपवर्तनांक ऊपर और जहाँ से जाएगी उसका अपवर्तनांक नीचे, यह हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्रकाश किरण को अगर हम प्रिज्म को द्रव में डाल दें, तो द्रव में अगर प्रिज्म पड़ा होगा तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, द्रव से कांच में जाएगी, मतलब प्रिज्म में जाएगी।
तो यहां अपवर्तनांक कांच का होगा, लेकिन यहां किसका होगा? द्रव का होगा। जहां प्रकाश किरण जाएगी उसका अपवर्तनांक ऊपर, और जहां से जाएगी उसका अपवर्तनांक नीचे। लेकिन यदि, ध्यान समझिएगा, यदि विरल माध्यम, यदि क्या बेटा, जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम में वायु है, विरल माध्यम क्या है? वायु है, तो जो तुम्हारा N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर क्या बचेगा? ये फार्मूला बचेगा N2/1, 1 लिखो नहीं, तो साइन A प्लस डेल्टा M/2 बटे साइन A/2। तो ये N2 जो आपका आया है, या आपने इस तरह फार्मूला लिखा देखा होगा, N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 बटे साइन A/2। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि N क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, जहां प्रकाश किरण जाएगी उसका अपवर्तनांक ऊपर, और जहां से जाएगी उसका अपवर्तनांक नीचे। तो ये आपके सामने जो फार्मूला आ गया है, ये प्रिज्म में अपवर्तन के लिए फार्मूला रहा। अब देखिए, इसकी एक विशेष स्थिति का भी हम लोग यहीं पर स्टडी कर लेंगे। इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, इसकी स्पेशल कंडीशन को भी हम यहीं पर स्टडी करेंगे। आई होप कि आपने इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट कर लिया होगा। हम इसको हटाए दे रहे हैं। देखिए, आपको एक बात पहले भी पढ़ाई जा चुकी है कि अगर कोण सूक्ष्म हो, कोण क्या हो? सूक्ष्म कोणों के लिए, सूक्ष्म कोणों के लिए, तो भाई सूक्ष्म कोणों के लिए क्या हो जाएगा? सूक्ष्म कोणों के लिए हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। तो यहां भी वही काम। देखिए, N2 आप लिखा रहने दो बटे N1 लिखा रहने दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। तो थीटा क्या है? A प्लस डेल्टा M/2। साइन थीटा बराबर थीटा, तो मतलब क्या होगा? A/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? N2 बटे N1 बराबर क्या आ गया? A प्लस डेल्टा M/A। तिर्यक गुणा करा दीजिए। जब आप तिर्यक गुणा कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा N2A, इसका गुणा इसमें कराएंगे, N1A प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो N1 डेल्टा M। ये प्लस वाला इधर उठा लाइए, तो N2A माइनस N1A बराबर N1 डेल्टा M। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि A आपको कॉमन दिख रहा होगा। A आपको कॉमन दिखेगा तो मतलब क्या बचेगा? N2 माइनस N1 बराबर N1 डेल्टा M। अरे सर, ये तो बड़ा अजीबोगरीब फार्मूला है। देखिए जरा, अगर हम विरल माध्यम में देखें, अगर विरल माध्यम हमारा, विरल माध्यम, ध्यान से समझना है, अगर विरल माध्यम हमारा N1 बराबर कितना है? 1। अगर विरल माध्यम में हमारी वायु है, विरल माध्यम में क्या है? वायु, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो A ऐसे रहेगा, N2 माइनस N1 की वैल्यू कितनी रख दिया जाएगा? 1। और यहाँ पर क्या है? N1 की जगह 1 गुणे डेल्टा M। फार्मूला क्या आ गया डेल्टा M का? डेल्टा M का फार्मूला आया A N2 माइनस 1। N2 क्या है? अरे भाई देखिए गौर से, चित्र में आपके पास जो फिगर बना होगा, N2 था सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसको केवल N भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा M बराबर A N-1। ये N2 बता रहा है कि कहाँ का सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। इसमें क्या है? N है, तो पता नहीं सघन का है कि विरल का, लेकिन अब समझ जाइए कि कहाँ का अपवर्तनांक है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो पूरा का पूरा फिनोमिना फिजिक्स का जो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन का था, आपके सामने आज हमने रिप्रेजेंट किया। आई होप कि आप लोग इस फिनोमिना से ज़रूर परिचित हो गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या आपको आज पढ़ाया गया है। आप इसको पूरा का पूरा पढ़ने का ज़रूर प्रयास करें। इसके बाद के जो कंटेंट हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट होंगे। अगर प्रिज्म आपको सही से आ गया है तो आप, आई होप कि आपको जो है, अगर प्रिज्म सही से आ गया है तो आपको आने वाले और जो कंटेंट है और बेहतर समझ में आएंगे। ये एक ऐसा कंटेंट है, कंपटीशन, बोर्ड, किसी भी बोर्ड में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव, कभी कभी लॉन्ग, कभी कभी शॉर्ट, हर तरह का क्वेश्चन इससे बनता है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।